नमस्कार दोस्तों, मैं विकास त्रिवेदी आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास स्टडी सर्कल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी का एग्ज़ाम 15-16 अक्टूबर को होना प्रस्तावित है। तो उसी की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट आज हम लेकर आए हैं। ये दोस्तों प्रैक्टिस सेट एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इस वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए हुए ज़रूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो शुरू करते हैं आज का हम अपना प्रैक्टिस सेट। आज का हमारे प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन है कि 1760 ईस्वी में वांडीवास की लड़ाई अंग्रेजों ने किसके साथ लड़ी थी। दोस्तों, 1760 ईस्वी में वांडीवास का जो युद्ध हुआ वो अंग्रेजों ने किसके साथ लड़ा था। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन दोस्तों ऐसे आ जाता है कि वांडीवास का युद्ध कब हुआ। तो आपको इसका आंसर मिल चुका है कि वांडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में हुआ। और किसके मध्य हुआ, हमारा क्वेश्चन ये है कि किसके मध्य हुआ। तो ऑप्शन है फ्रेंच, मैसूर, डच या पुर्तगाली। तो दोस्तों, ये वांडीवास का युद्ध फ्रांसीसियों के साथ हुआ था। तो इसका आंसर नंबर 1 सही होगा कि वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य 1760 ईस्वी में हुआ। और दोस्तों, इसमें अंग्रेजों का नेतृत्व सर आयरकूट ने किया था। आयरकूट। और अगर फ्रांसीसियों की बात करें तो दोस्तों फ्रांसीसियों का नेतृत्व लॉर्ड लाली ने किया। तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी कि वांडीवास का युद्ध कब हुआ, किसके बीच हुआ और किसने किसका नेतृत्व किया। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि भूमि राजस्व में रैयतवाड़ी व्यवस्था किसके द्वारा शुरू की गई थी। तो दोस्तों, भूमि राजस्व में रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है आप जानते होंगे कि 1820 ईस्वी में रैयतवाड़ी व्यवस्था दोस्तों 1820 ईस्वी में थॉमस मुनरो और अलेक्जेंडर रीड इन दोनों लोगों ने शुरू की थी। तो थॉमस मुनरो ऑप्शन में नहीं है, तो दोस्तों हमारा आंसर क्या सही हो जाएगा, आंसर नंबर 2। थॉमस मुनरो और अलेक्जेंडर रीड ने 1820 ईस्वी में रैयतवाड़ी व्यवस्था शुरू की गई थी। अभी दोस्तों रैयतवाड़ी व्यवस्था आ गई है तो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था। तो दोस्तों, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किसने शुरू की और कब शुरू की, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। आप प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस सेट करना किसी भी एग्जाम के, उसमें आपको ये क्वेश्चन बहुत बार मिलेगा कि स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किसके शासनकाल में शुरू हुई और कब शुरू हुई। तो दोस्तों, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था की अगर हम बात करें तो ये 1793 में स्टार्ट हुई। और आप जानते होंगे कि 1793 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया का गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस था। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था शुरू की और ये स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था शुरू करने वाला लॉर्ड कॉर्नवालिस था, जबकि इसको बनाया थॉमस शोर ने था, जॉन शोर ने था। दोस्तों, ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी कि स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था कब शुरू हुई, 1793। शुरू किसने की, लॉर्ड कॉर्नवालिस। और स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को बनाया किसने, तो जॉन शोर ने। और रैयतवाड़ी अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो ने। और ये रैयतवाड़ी व्यवस्था 1820 में। और अगर हम यहाँ पर स्थायी बंदोबस्त की बात करें तो 1793। दोस्तों, ये भी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अब बढ़ेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर और बहुत आराम से और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, सभी क्वेश्चनों को क्लियर करते हुए चलेंगे। तीसरा क्वेश्चन हमारा है दोस्तों, चिकित्सा और शल्य चिकित्सा पर एक प्राचीन संस्कृत ग्रंथ है। दोस्तों, चिकित्सा और शल्य चिकित्सा पर एक प्राचीन संस्कृत ग्रंथ कौन सा है, क्वेश्चन हमारा ये है। ऑप्शन है अर्थशास्त्र, रघुवंशम, सुश्रुत संहिता या अभिज्ञान शाकुंतलम। दोस्तों, आप जानते हैं कि अर्थशास्त्र राजनीति पर लिखी गई पुस्तक है और इसके लेखक चाणक्य या कौटिल्य हैं। रघुवंशम दोस्तों, इसके लेखक आप जानते हैं रघुवंशम और अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कालिदास हैं। तो सुश्रुत संहिता ये संस्कृत में लिखा हुआ चिकित्सा पर ग्रंथ है और इसकी रचना सुश्रुत ने की थी। तो दोस्तों, उसके बाद हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जाना जाता है। तो दोस्तों, फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जाना जाता है। ऑप्शन ए है मौलाना आज़ाद, ऑप्शन 2 मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन 3 है महात्मा गांधी और ऑप्शन 4 है खान अब्दुल गफ्फार खान। तो दोस्तों, फ्रंटियर गांधी
फ्रंटियर गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। इसका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। बहुत ध्यान से सुनना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि फ्रंटियर गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। और खान अब्दुल गफ्फार खान ने 1929 में इन्होंने खुदाई खिदमतगार आपने सुना होगा, खुदाई खिदमतगार नामक संगठन किसने शुरू किया? तो खान अब्दुल गफ्फार खान ने खुदाई खिदमतगार नामक संगठन शुरू किया। उसके बाद हम और भी ऑप्शनों के बारे में देख लेते हैं कि मौलाना आज़ाद दोस्तों, तो मौलाना आज़ाद जो थे दोस्तों 1923 के कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता की, और ये सबसे युवा अध्यक्ष थे दोस्तों। 1923 के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता मौलाना आज़ाद ने की, और ये सबसे युवा कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष थे। और अगर हम मोहम्मद अली जिन्ना की बात करें तो ये पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल बने थे। और महात्मा गांधी के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे कि महात्मा गांधी ने बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की थी 1924 में। जो 1924 में बेलगांव अधिवेशन हुआ उसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। और महात्मा गांधी के द्वारा किए हुए कार्यों को हम एक बार आपको बता देते हैं कि 1924 बेलगांव अधिवेशन, दोस्तों 1924 में बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की। उसके बाद महात्मा गांधी ने 1931 4 मार्च 1931 को महात्मा गांधी और इरविन पैक्ट हुआ, गांधी इरविन पैक्ट हुआ दोस्तों। बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ, 1931 में, और किसके बीच हुआ? तो महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के मध्य। उसके बाद दोस्तों कैसरे हिंद की उपाधि आप जानते हैं कि महात्मा गांधी को मिली थी, और ये उपाधि महात्मा गांधी ने 13 अप्रैल 1919, जब 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, उसके बाद महात्मा गांधी ने इस उपाधि को लौटा दिया, कैसरे हिंद की उपाधि। और दोस्तों तो कैसरे हिंद की उपाधि महात्मा गांधी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद वापस कर दी। और ये उपाधि दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड की अगर हम बात करें ये कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और दोस्तों उसके बाद अगर हम कहें कि महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी, दोस्तों महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी थी। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता, पिछली क्लासों में हम आपको पढ़ा चुके हैं कि राष्ट्रपिता किसने कहा था, तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, बोस ने कहा था दोस्तों। महात्मा गांधी को महात्मा रविंद्रनाथ टैगोर और राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। और दोस्तों महात्मा गांधी को फ्रैंक मॉरिस ने अर्धनग्न फकीर कहा था। फ्रैंक मॉरिस ने महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा था। और दोस्तों ये अफ्रीका से 1915 में वापस आए थे, इसीलिए 9 जनवरी 1915 को वापस आए, इसीलिए 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कि हमारा क्वेश्चन था कि फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान। और महात्मा गांधी राष्ट्रपिता कहा सुभाष चंद्र बोस ने, और इनको महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी। बेलगांव अधिवेशन 1924 में हुआ, इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की। और अगर बात करें गांधी इरविन पैक्ट जो 4 मार्च 1931 को हुआ, 4 मार्च 1931 को हुआ, ये गांधी और इरविन के मध्य हुआ था दोस्तों। और कैसरे हिंद की उपाधि इन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद त्याग दी थी, और जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ दोस्तों। खान अब्दुल गफ्फार ने खुदाई खिदमतगार की स्थापना कब की? 1929 में। ध्यान रखना दोस्तों, बहुत ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि खुदाई खिदमतगार की स्थापना किसने की? खान अब्दुल गफ्फार खान ने। और कब की? तो 1929 में। उसके बाद दोस्तों हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। और उसके बाद हम सभी ऑप्शनों पर चर्चा करते हैं, और ऑप्शनों से बनने वाले वही क्वेश्चन उठाए हैं हमने जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों। आप प्रीवियस ईयर UPSSC पेट का पेपर हमने कराए हैं, एक बार उन वीडियो को जाके देखना, और फिर इस वीडियो को देखना कि कैसे क्वेश्चन आए थे और किस प्रकार के ये क्वेश्चन हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार देखें जरूर। तो दोस्तों हमारा 5वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने बंगाल विभाजन 1905 के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया? दोस्तों किसने नेतृत्व किया था 1905 में, जब बंगाल विभाजन की घोषणा हुई, जो आंदोलन हुआ उसके बाद, तो उसका नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन है सुरेंद्रनाथ बनर्जी, CR दास, आशुतोष मुखर्जी और रविन्द्रनाथ टैगोर। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी। और दोस्तों
कृष्ण कुमार मित्र ने इसका नेतृत्व किया था और यह आंदोलन 1905 में हुआ था। किसने किया दोस्तों? सुरेंद्र नाथ बनर्जी और कृष्ण कुमार मित्र ने। दोस्तों जब 1905 में बंगाल विभाजन हुआ, आप जानते हैं कि उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन था। बंगाल विभाजन के समय अगर गवर्नर की बात की जाए तो लॉर्ड कर्जन था, लॉर्ड कर्जन। तो दोस्तों लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में बंगाल विभाजन हुआ था। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से सुमेलित है। दोस्तों ये क्वेश्चन पिछली बार भी आया था और आप देख लीजिए कि कौन सा सही ढंग से सुमेलित नहीं है। दोस्तों ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय, रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद, आर्य समाज दयानंद सरस्वती, या उपरोक्त सभी या सही सुमेलित हैं। तो दोस्तों क्या होगा इसका आंसर? आपको हम बताते हैं कि दोस्तों ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की, बिल्कुल सही है। और आपको बता दें कि ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की 1828 में। तो ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय ने की। उसके बाद अगर हम रामकृष्ण मिशन की बात करें तो ये भी बिल्कुल सही है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की, और रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 1897 ईस्वी में की। और उसके बाद वेल्लूर मठ, दोस्तों वेल्लूर मठ की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की 1887 में। ध्यान रखना दोस्तों, रामकृष्ण मिशन ये जितने भी हैं सभी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ब्रह्म समाज 1828 में राजा राम मोहन राय ने की, रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में स्वामी विवेकानंद ने की, और स्वामी विवेकानंद ने दोस्तों 1887 में वेल्लूर मठ की स्थापना की। वेल्लूर मठ की स्थापना भी स्वामी विवेकानंद ने की। दोस्तों 1893 में शिकागो में धर्म सम्मेलन में भाग लिया था स्वामी विवेकानंद ने, तभी से स्वामी विवेकानंद को तूफानी हिंदू कहा जाने लगा। उसके बाद अगर हम बात करें आर्य समाज, तो दोस्तों आर्य समाज की स्थापना भी स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी, आप सभी जानते हैं। और अगर हम बात करें कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कब की, तो 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा और आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन समझ में भी आ रहे होंगे। उसके बाद हम अपने 7वें क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों हमारा 7वां क्वेश्चन है, किस राष्ट्रवादी नेता ने दिल्ली चलो का नारा दिया? दोस्तों दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? ऑप्शन 1 है सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल। किसने दिया था दोस्तों? तो दिल्ली चलो का नारा दोस्तों आप जानते हैं कि सुभाष चंद्र बोस ने दिया। सुभाष चंद्र बोस ने और कौन से नारे दिए? दिल्ली चलो का तो नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया, जय हिंद, जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया दोस्तों, और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। दोस्तों तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, दिल्ली चलो और जय हिंद, ये नारा ये तीनों सुभाष चंद्र बोस ने दिए। उसके बाद महात्मा गांधी द्वारा दिए गए नारों की हम बात कर लेते हैं कि महात्मा गांधी ने दोस्तों करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया और बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। उसके बाद महात्मा गांधी ने हे राम, दोस्तों करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया, हे राम का नारा महात्मा गांधी ने दिया, और भारत छोड़ो, दोस्तों हे राम और भारत छोड़ो महात्मा गांधी ने दिया, और करो या मरो। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिए गए कौन से नारे थे? तो दोस्तों जवाहरलाल नेहरू ने आराम हराम है, बहुत पूछा जाता है दोस्तों, आराम हराम है दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू ने कहा। और जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज, जवाहरलाल नेहरू ने ये नारा दिया पूर्ण स्वराज का, और आराम हराम है। उसके बाद अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल की हम बात कर लें तो दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कर मत दो, इन्होंने ये नारा दिया था कि कर मत दो नारा किसने दिया? और दोस्तों ये सभी जितने हमने आपको बताए हैं ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं जो हमारा आज का 8वां क्वेश्चन है। दोस्तों 8वां क्वेश्चन है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया? दोस्तों कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया? 1906, 1885, 1911 या 1896? दोस्तों आप जानते हैं कि वंदे मातरम जो था वो 1896 के कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया था, और 1896 में कोलकाता में अधिवेशन हुआ था उसमें गाया गया था। कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में 1896 में वंदे मातरम गाया गया। और वंदे मातरम के लेखक की अगर बात करें तो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं दोस्तों, वंदे मातरम के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, और ये इन्होंने आनंद मठ उपन्यास लिखा था उससे लिया गया था वंदे मातरम। तो और दोस्तों जब कोलकाता अधिवेशन 1896 में हो रहा था इसकी अध्यक्षता रहीमतुल्ला सयानी ने की थी। दोस्तों रहीमतुल्ला सयानी ने कोलकाता अधिवेशन 1896 की अध्यक्षता की, और वंदे मातरम
सर्वप्रथम रहीमतुल्लाह सयानी ने ही गाया था और इसके वंदे मातरम के गायन की का समय 65 सेकेंड है दोस्तों। 65 सेकेंड इसके गायन का समय है। जैसे हमारे राष्ट्रगान का समय 52 सेकेंड है, 52 सेकेंड राष्ट्रगान का है और दोस्तों वंदे मातरम का 65 सेकेंड है। और दोस्तों वंदे मातरम की धुन जो है वो पन्नालाल घोष ने दी थी। वंदे मातरम की धुन पन्नालाल घोष ने दी और वंदे मातरम को 26 जनवरी 1950 को संविधान सभा के द्वारा एक्सेप्ट कर लिया गया था। तो दोस्तों 1896 के कोलकाता अधिवेशन में वंदे मातरम पहली बार गाया गया और इसे गाया रहीमतुल्लाह सयानी ने। कोलकाता जो अधिवेशन 1896 में हुआ, इसकी अध्यक्षता रहीमतुल्लाह सयानी ने की। वंदे मातरम लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी ने और ये इनके आनंद मठ उपन्यास से लिया गया है और इसकी धुन पन्नालाल घोष ने दी। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी और बहुत अच्छी चीज़ थी दोस्तों। उसके बाद 1911 में आप जानते हैं कि राष्ट्रगान गाया गया था पहली बार और राष्ट्रगान आप जानते हैं कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। उसके बाद दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा दोस्तों अगला क्वेश्चन है 9वां क्वेश्चन, जो जम्मू और कश्मीर में बागलिहार पनबिजली परियोजना किस नदी पर बनाई गई। दोस्तों आप जानते हैं कि प्रीवियस ईयर जो UPSSC PET का एग्ज़ाम हुआ था उसमें एक परियोजना आई थी। तो हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से परियोजनाएं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो हम अभी बात करते हैं कि बागलिहार परियोजना जो है ये किस नदी पर स्थित है। तो दोस्तों आप जानते हैं कि बागलिहार परियोजना चिनाब नदी पर स्थित है और चिनाब नदी पर स्थित अन्य परियोजनाओं पर भी हम चर्चा करेंगे। सतलज परियोजना दोस्तों, सतलज परियोजना, ये ना समझना कि सतलज परियोजना सतलज नदी पर होगी, ये भी दोस्तों चिनाब नदी पर है। उसके बाद अगर हम बात करें दुलहस्ती की, दुलहस्ती बहुत ज़्यादा पूछी जाती है दोस्तों। दुलहस्ती भी दोस्तों चिनाब नदी पर है और बागलिहार चिनाब नदी पर है। और पिछली बार पूछा गया था कि सलाल परियोजना, ये भी दोस्तों चिनाब नदी पर है। उसके बाद हम देखते हैं कि झेलम पर दोस्तों कौन सी है। तो आप जानते हैं कि झेलम नदी पर दोस्तों तुलबुल परियोजना, सबसे ज़्यादा फेमस दोस्तों तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर है। और सतलुज पर आप जानते हैं दोस्तों कि भाखड़ा नागल बांध ही है। दोस्तों भाखड़ा नागल परियोजना सतलुज नदी पर है। नाथपा झाकरी भी सतलुज नदी पर है और कोल डैम सरहिंद परियोजना ये सभी सतलुज पर हैं। जबकि चिनाब पर दोस्तों बागलिहार, दुलहस्ती और सतलज ये चिनाब नदी पर हैं दोस्तों। उसके बाद हमारा 10वां क्वेश्चन है कि विषु वर्ष में 2 दिन जब दिन और रात बराबर होते हैं कब होता है। दोस्तों वर्ष में 2 दिन ऐसे होते हैं जब दिन रात बराबर होता है। तो ऐसे कौन से दिन होते हैं, क्वेश्चन ये कह रहा है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कि 21 मार्च और 23 सितंबर को, ये जब दिन और रात बराबर होते हैं तो उसे विषुव कहा जाता है। तो दोस्तों 21 मार्च को अगर हम बात करें तो बसंत विषुव होता है और 23 सितंबर को शरद विषुव होता है। तो विषुव की घटना 21 मार्च और 23 सितंबर को होती है और विषुव उसे कहते हैं जब दिन और रात बराबर होते हैं। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा है कि कुंद्रेमुख लौह अयस्क खदान कहाँ स्थित है। तो दोस्तों पिछली बार क्वेश्चन खान से भी आया था। तो कुंद्रेमुख लौह अयस्क खान कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक। दोस्तों कर्नाटक में कुंद्रेमुख लौह अयस्क खान स्थित है। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि भारत के किस राज्य में आकाशीय बिजली युक्त तूफान के कारण होने वाली वर्षा को चेरी ब्लॉसम कहा जाता है। दोस्तों किस राज्य की आकाशीय बिजली युक्त तूफान जो तड़ित झंझावत होता है उसमें चेरी ब्लॉसम किस राज्य में कहा जाता है। दोस्तों जो बंगाल की खाड़ी से तूफान उठते हैं उनसे जो बारिश होती है उसे कर्नाटक में चेरी ब्लॉसम या काफ़ी सावर कहते हैं। दोस्तों चेरी ब्लॉसम को काफ़ी सावर भी कहते हैं कर्नाटक में चेरी ब्लॉसम या काफ़ी सावर कहते हैं। और इन्हीं हवाओं को बंगाल में काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है और इन्हीं हवाओं को दोस्तों बंगाल में काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं जो हमारा 13वां क्वेश्चन है दोस्तों। किस दशक को भारत में जनसंख्या विस्फोट के रूप में संदर्भित किया गया है। बहुत ध्यान से देखना दोस्तों, ये किस दशक को जनसंख्या विस्फोट के रूप में संदर्भित किया गया है। तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा दोस्तों 4, 1951 से 1981 तक के दशक को दोस्तों जनसंख्या विस्फोट के रूप में संदर्भित किया गया है। उसका रीजन दोस्तों ये है कि 1951 से 1981 तक 2.2% की औसत वृद्धि दर्ज की गई थी। 2.2% की औसत वृद्धि दर्ज की गई थी, इसीलिए जनसंख्या विस्फोट कहा गया। उसके बाद अगर हम अपने अगले क्वेश्चन पर दोस्तों चलते हैं कि सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में कौन शामिल नहीं होता। तो दोस्तों आप जानते हैं कि सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में पुराने वाहनों की बिक्री शामिल नहीं होती है, पुराने वाहनों की बिक्री शामिल नहीं होती है। उसके बाद आज का हमारा 15वां क्वेश्चन है दोस्तों
कि भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है? तो दोस्तों भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कृषि लागत और मूल्य आयोग करता है। और इसकी अगर हम स्थापना की बात करें तो MS स्वामीनाथन ने की थी दोस्तों, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा 16वां क्वेश्चन है कि नाबार्ड। दोस्तों नाबार्ड का पूर्ण रूप क्या है? तो राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड का पूर्ण रूप है। और नाबार्ड की स्थापना दोस्तों 12 जुलाई 1982 को, 12 जुलाई 1982 दोस्तों, 12 जुलाई 1982 नाबार्ड की स्थापना दोस्तों 12 जुलाई 1982 को शिवरमन समिति की सिफारिश पर हुई थी। 12 जुलाई 1982 दोस्तों, 12 जुलाई 1982, 12 जुलाई 1982 शिवरमन समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद दोस्तों हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, और इसका फुल फॉर्म एक बार फिर से दोस्तों देख लो कि राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड का फुल फॉर्म है। और इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 और शिवरमन समिति की सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना की गई थी। उसके बाद दोस्तों हमारा 17वां क्वेश्चन आज का है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची के अंतर्गत आता है? इनमें से दोस्तों जो विषय दिए हुए हैं इनमें से कौन सा विषय संघ सूची के अंतर्गत आता है? तो बाजार मेले, पुलिस, भारत की रक्षा, शिक्षा। तो दोस्तों भारत की रक्षा जो है वो संघ सूची के अंतर्गत आता है। और जैसा आप जानते हैं कि मूल रूप से अगर बात की जाए तो संघ सूची में 97 विषय थे, लेकिन अगर हम वर्तमान की बात करें तो 100 विषय हो गए हैं। वर्तमान में 100 विषय, बहुत ज़्यादा ये दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है कि मूल रूप से संघ सूची में कितने विषय थे? 97, और वर्तमान में 100 विषय हो गए हैं। अगर हम समवर्ती सूची की बात करें दोस्तों, आज सुबह ही हमने समवर्ती सूची के बारे में थोड़ी सी जानकारी की थी कि समवर्ती सूची किस संविधान से ली गई है। तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है दोस्तों, आप लोगों ने सुबह पढ़ा था। तो अगर हम समवर्ती सूची की बात करें तो दोस्तों समवर्ती की सूची में पहले 47 विषय थे, वर्तमान में 52 हो गए हैं। और अगर हम राज्य सूची की बात करें दोस्तों तो राज्य सूची में अब 61 विषय हैं और पहले 66 विषय थे। तो दोस्तों ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी कि संघ सूची में पहले 97 विषय थे, अभी 100 हो गए। उसके बाद समवर्ती सूची में पहले 47 विषय थे, अब 52 हो गए। और अगर राज्य सूची की बात करें तो राज्य सूची में पहले 66 विषय थे और अब 61 विषय हो गए हैं। और इन पर विस्तृत चर्चा दोस्तों हम संविधान, हमारे चैनल पर संविधान की क्लास चल रही है, उसमें हम जैसे जैसे आगे बढ़ते चलेंगे उस तरीके से जब चैप्टर ये आएगा तब हम विस्तृत चर्चा करेंगे। अभी यहाँ पर इतना ही। और दोस्तों हमारे चैनल पर UPSSC-PET की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट जियोग्राफी, UP स्पेशल, हिस्ट्री और UPSSC-PET के प्रैक्टिस सेट सभी बहुत अच्छे से कराए जा रहे हैं और करंट की भी क्लास चल रही है। तो दोस्तों एक बार चैनल पर जाकर उन वीडियो को भी देखें जिससे आपकी तैयारी को मजबूती मिलेगी। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। उसके बाद दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर हम आज चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका आंसर आप जानते हैं कि राष्ट्रपति हो जाएगा। दोस्तों राष्ट्रपति जो है वो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति अनुच्छेद 223 के अंतर्गत करता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 223 के अंतर्गत मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। और अगर हम वैसे बात करें तो राष्ट्रपति इसकी भी करता है, कार्यवाहक की भी। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। भारत में संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता ऑस्ट्रेलिया से नहीं ली गई है? दोस्तों आज सुबह हमने पढ़ाया, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना जरूर कि भारत के संविधान से निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता ऑस्ट्रेलिया से नहीं ली गई है। आज ही हमने ये क्वेश्चन पढ़ाया है दोस्तों, इसका आंसर हम नहीं बताएंगे, इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताना। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने आज के आखिरी क्वेश्चन पर और मिलते हैं कल अगले 20 क्वेश्चनों के साथ। और जब तक एग्जाम हमारा नहीं होगा तब तक ऐसे ही प्रैक्टिस कराते रहेंगे दोस्तों, और आपकी और अपनी तैयारी को मजबूत करते चलेंगे। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों हमारा अंतिम क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पंचायती राज से संबंधित नहीं है? दोस्तों पंचायती राज से क्या नहीं संबंधित है? ग्राम सभा, विधानसभा, पंचायत समिति, जिला परिषद। दोस्तों इनको देख लीजिए, उसके बाद ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग लगाइए कि क्या नहीं सही होगा। तो दोस्तों आप जानते हैं कि पंचायती राज में ग्राम सभा आता ही है, उसके बाद दोस्तों पंचायत समिति भी आती है, जिला परिषद भी आता है, विधानसभा पंचायती राज में नहीं आता है। तो क्या हो जाएगा? ACD। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा हमारा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।